आप देख रहे हैं स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की जो भी समरी या डिटेल थी या उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको पढ़ना था वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और दूसरा ये जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है जो कि उनकी साइट से अपलोड की गई है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप जो है ये नहीं कह सकते कि सर आप जो है सिलेबस से हट के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सब जगह प्रेफर की जाती है। तो मैं आपको भी इस एनसीईआरटी के बुक से ही आपको करवा रहा हूँ। और दूसरा, जो बच्चे 10th के बाद 11th में जिन्होंने कॉमर्स लिया है तो उन बच्चों के लिए भी एक बेनिफिट है कि उनको अगर इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है तो कहीं ना कहीं वो इन वीडियो को देख करके इतना तो आप समझ जाओगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इनमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जिस वजह से आप अपनी क्लास में भी अच्छे से चीज़ों को जवाब दे पाओगे अपने टीचर के आगे। और इससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप कितना जो है चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने लगे हो। तो जैसा कि इस चैप्टर में है चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना ज़्यादा देर करते हुए हम आते हैं और ये चेक करते हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो हम किन वे से कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आपके पास भी बुक है तो आप उस बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है द स्टैटिक डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज। The researcher may collect data conducting the inquiry, such a data called primary data। यहाँ तक आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप ये अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं अगर आप साथ साथ नोट करना चाहते हैं। कह रहा है द रिसर्चर, यानी कोई भी रिसर्चर है, या मैं आपको कह दूँ इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि अगर आपके पास TR जैन की बुक है या संदीप गर्ग की कोई बुक है तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये वर्ड लिखा होगा इन्वेस्टिगेटर। तो कहने का मतलब वो लोग जो आपके पास आपके घर आकर के डेटा कलेक्ट करते हैं इंक्वायरी करके, उनको हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रिसर्चर होता है वही इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ है द रिसर्चर में कलेक्ट द डेटा बाय द कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। किया जाता है डायरेक्ट तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, अच्छा पहला तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है इट इज़ अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ये आपका दूसरा आपसे ये कह रहा है कि ये जो है आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यार क्या हो गया इसको, तो ये कह रहा है दे आर फर्स्ट हैंड, आजा भाई, ये लो, दे आर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर ने पहली बार डेटा को कलेक्ट किया है लोगों के पास जा करके, उनसे इंफॉर्मेशन ले करके, पूरी इंक्वायरी करके, इसलिए हम इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो ये, तो पहला बात रिसर्चर जो है इंक्वायरी करके जो डेटा कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरा ये सेकेंड हैंड ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है कलेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि सपोज़ करिए आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स से जो क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है, उनमें कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है, एक स्टूडेंट से। अगर आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं और 1000 के 1000 स्टूडेंट से जो है ये सवाल पूछा जा रहा है, सारी इंक्वायरी ली जा रही है, तो इस टाइप के डेटा जो होता है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है प्राइमरी डेटा के। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड डेटा जो कि आपका सेकेंडरी डेटा है। तो
नाम से पता चला है सेकेंड हैंड डेटा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ लिखा है इफ़ द डेटा कलेक्टेड एंड परस्यू बाय अदर एजेंसी कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, यानी जब कोई डेटा जो है पहले से जो डेटा कलेक्ट है उसमें अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करके या कोई अदर एजेंसी से कोई डेटा आप ले रहे हैं तो उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सपोज़ करिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने पहले से डेटा कलेक्ट कर लिया था और उस एजेंसी का काम ही है कि मार्केट में जो है सर्वे करना, और उसने सर्वे करके सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। अब मुझे डेटा की ज़रूरत थी तो मैं उस एजेंसी के पास जा कर के उससे डेटा ले रहा हूँ, तो इस टाइप का जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि मैंने जो है उस एजेंसी के थ्रू जो है डेटा कलेक्ट किया है, ना कि लोगों के पास जाकर। तो हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके का सेकेंड हैंड डेटा है। ठीक है, ये हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ये हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर गवर्नमेंट जो है कुछ भी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती है, ठीक है, बुक्स से हम इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ सोर्स हो सकते हैं या वेबसाइट से हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनसे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, तो इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें जो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमरी डेटा की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऐसे नहीं है कि प्राइमरी डेटा जो है इतना आसान होता है कलेक्ट करना, क्योंकि आप ही देखिए कि आप जहाँ रहते हैं उस गली में कहीं ना कहीं 400-500 लोग रहते होंगे, और उन 400-500 लोगों के घर में बारी बारी जाना, कि 1 बाय 1 एक एक घर में जाना और उन सबसे डेटा कलेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल का काम होता है। तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो प्राइमरी डेटा होता है वो जो है आपका थोड़ा सा कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूम होता है, जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आपका टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट भी कम आता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो पहला डिफरेंस तो हो गया इनकी मीनिंग। दूसरा आप ये कह सकते हो जो प्राइमरी डेटा है वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, और जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। तीसरा आप ये बता सकते हो कि जो है प्राइमरी डेटा में टाइम और कॉस्ट दोनों ज़्यादा लगते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा में टाइम और कॉस्ट दोनों कम लगते हैं। तो इस बिहाफ पे आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस पर थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, किस मोड में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें कि डेटा कलेक्शन करने का, तो यहाँ पर कुछ लाइन लिखी है, एक बार हम इसको भी पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द पॉलिटिकल पार्टी द परस्यू द आस्किंग द क्वेश्चन द सर्वे ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर आर 3 बेसिक वे कलेक्टिंग डेटा। एक तो पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग के थ्रू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इन तीनों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और इनमें से कोई एक मेथड के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि पर्सनल इंटरव्यू, इसमें लिखा है दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द रिसर्चर हैज़ एक्सेस टू ऑल द मेंबर एंड द रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि जिसमें कह रहा है कि ये वो मेथड होता है जिसमें सभी मेंबरों को बुलाया जाता है और 1 बाय 1 उनसे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं फेस टू फेस। तो इस डेटा को हम पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू में आपने ये भी देखा कि क्या क्या पर्सनल इंटरव्यू में होता है। आगे कह रहा है पर्सनल इंटरव्यू आर प्रेफर ड्यू टू वेरियस रीज़न, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेड बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड इंटरव्यू। इसमें जो है पर्सनली जो है कंडक्ट होते हैं, यानी सामने वाले से सवाल पूछने वाला ही रहेगा और एक जवाब देने वाला रहेगा। तो यही दोनों रहेंगे, तो यहाँ पर आंसर एंड क्वेश्चन आपस में चलते रहेंगे। ठीक है,
उसके बाद कह रहा था इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड द एक्सपेंड द आंसर दैट द पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एंड मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड। इसमें जो है मिस इंटरप्रिटेशन भी कम होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी अवॉइड रहती है, क्योंकि सामने वाले जो भी सवाल पूछ रहा है उन सब का जवाब दिया जा रहा है। तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ना। सेकंड मेथड है आपका मेलिंग के थ्रू, यानी कि सामने वाले को मेल कर दिया जाता है इसमें। और ये कह रहा है व्हेन द डेटा इज सर्वे आर कलेक्ट बाय मेल एंड द क्वेश्चनरी इज सेंड टू द ईच इंडिविजुअल बाय मेल। ठीक है, यानी मेल के थ्रू जो है जितने लोगों की ईमेल आईडी होगी सबको जो है ये भेजा जाएगा और उनमें क्वेश्चंस होंगे। तो और सामने वाले को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर आप जो है 1 मिनट निकाल करके इस क्वेश्चंस को फिल करके वापस आप हमें रिटर्न कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि किसी के पास इतना टाइम होगा कि चीज़ों को पढ़ करके और सवाल का जवाब दे? तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एग्ज़ाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले बोलेगा पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, इसके 2 मेरिट्स बताइए और इसके 2 डीमेरिट्स बताइए। ऐसे ही मेल क्वेश्चनरी क्या होता है, इसके मेरिट्स बताने हैं 2 और 2 डीमेरिट। तो 2 मेरिट और डीमेरिट इतना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद तीसरा है टेलीफोन इंटरव्यू। तो आप समझ रहे हैं कि टेलीफोन के थ्रू जो है आपसे बात करके और आपसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो तो उसने तो डायरेक्ट आपको फ़ोन किया और आप ऐसे तो किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है इसमें। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये डेटा से रिलेटेड थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, तो इसे भी आपने ज़रूर पढ़ना है ताकि चीज़ों को आप अंडरस्टैंडिंग कर सको। यहाँ पे लिखा है कि जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो हाईएस्ट रिस्पांस रेट है, अलाउ यूज़ ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सबके लिए बेटर है। उसके बाद बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंड क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंड ही रहेंगे, यानी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे सामने वाला जवाब देगा फेस टू फेस। एंड अलाउ क्लैरिफिकेशन एंड एम्बिगियस क्वेश्चन, तो कहने का मतलब है आप सारी क्वेश्चंस को प्रॉपर क्लियर कर देंगे। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये इसके डीमेरिट्स हैं और ये मेरिट्स हैं। एडवांटेज को मेरिट्स बोल लो कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबिलिटी इन्फ्लुएंस रिस्पोंडेंट एंड मोर टाइम टेकिंग, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एंड मेल इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि मेलिंग के थ्रू एक्सपेंसिव कम है, ओनली मेथड रीच रिमोट एरिया एंड नो इन्फ्लुएंस रिस्पोंडेंट मेंटेन, ठीक है ना। तो और उसमें कह रहा है कैन नॉट यूज़ बी इलिटरेट, यानी कि मेलिंग का उन लोगों के लिए यूज़ नहीं होगा जो इलिटरेट है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको मेलिंग करना आता नहीं होगा तो कैसे करेंगे। और इसमें लॉन्ग टाइम रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आप चीज़ों में देख सकते। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करना है। ये पहला पार्ट आपका ख़त्म हो गया है जिसमें आप जो है टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा का पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है सेंसस एंड सैम्पलिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ में अगर आपको मैं समझा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इतने में आपका काम बन जाना चाहिए। बाकी दूसरी वीडियो जो होगी या इसका पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करा दूँगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें।